हेलो गाइस, टुडेज अवर टॉपिक इज़ थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। थ्योरीज देखनी है हमने डिविडेंड पॉलिसी की कौन सी होती है। फर्स्ट हमें ये पता है डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। हमने इससे पहले एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें डिविडेंड पॉलिसी और उसके टाइप्स हैं। जिन्होंने नहीं देखी ही देख लेना, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी का मीनिंग सबको पता है। डिविडेंड इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय कॉरपोरेशन ऑफ इट्स शेयर होल्डर। डिविडेंड क्या होता है? ये जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। इसके अंडर आज हमने इसकी थ्योरीज करनी है। थ्योरीज है हमारी मेनली दो होती हैं, रेलेवेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड एंड इररेलेवेंट थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। रेलेवेंट थ्योरीज के अंदर हमारी दो आती हैं, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल, और इररेलेवेंट में आती हैं मोदिलियानी एंड मिलियनर्स अप्रोच, ठीक है। पहले हम देखेंगे रेलेवेंस थ्योरी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट है, इसमें देखो रेलेवेंस थ्योरी में क्या लिख रखा है, डीडी ऑफ फर्म अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। डिविडेंड डिसीजन, जो हम डिविडेंड का जो भी इसमें डिसीजन लेंगे ना वो फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करेगा। अगर हम ये डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड को हमने अपने पास रिटेन करके रखना है तो भी वो फर्म को इफेक्ट करेगा, और अगर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है शेयर होल्डर्स में वो तब भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। रेलेवेंस थ्योरी के अंदर ये मेन जस्ट हमने देखना है कि इसमें डीडी का फर्म के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर आती है वॉल्टर डिविडेंड डिसीजन। वॉल्टर डिविडेंड डिसीजन मॉडल में इसके बारे में क्या बताया गया, रिलेटेड टू दिस ही होएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं वो देखते हैं। जेम्स ई वॉल्टर बिलीव दैट, उन वो किस में बिलीव करते थे, दैट डिविडेंड डिसीजन ऑफ फर्म ऑलवेज अफेक्ट दी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। जो रेलिवेंट डिविडेंड का डिसीजन है वो हमेशा मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करता है। इन डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन वॉल्टर रिलेट्स द फर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके लिए उन्होंने कुछ डिटर्मिनिंग सिग्निफिकेंस किए हैं। इसके लिए उन्होंने 3 सिग्निफिकेंस है हमारे, ग्रोथ, डिक्लाइन एंड देन थर्ड है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। उसके पहले इन सिग्निफिकेंस को करने के पहले हमें ये 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, इन्हीं के ऊपर हमारे सारे सिग्निफिकेंसेस हैं। इसमें के ई का मतलब हम रखेंगे हमारा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। के ई का मतलब होएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आर का मतलब होएगा इन रिटर्न, जो हमें इन रिटर्न में वापस आ रहा है। जैसे हमने कंपनी में एक कॉस्ट अमाउंट की लगाई है, उसके रिटर्न में हमें क्या आ रहा है, ठीक है। मतलब कंपनी के इंटरनल रिटर्न है ये, ठीक है। इंटरनली जो हमने कॉस्ट लगाई उसके ऊपर हमें रिटर्न क्या आ रहा है। फर्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ फर्म। ग्रोथ फर्म में मतलब हमारी रिटर्न ज़्यादा है, हमने कैपिटल कम लगाई है बट हमारी रिटर्न ज़्यादा है। आई होप यहाँ पे समझ आ रहा है ये क्या है। रिटर्न्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में की, बाद में उसको सामान को बेचा, जो हमें रिटर्न हुआ वो है ज़्यादा, मतलब ग्रोथ कर रही है कंपनी, हमारी ग्रोथ स्टेज में है, ठीक है। फर्म शुड रिटेन, जब कंपनी ग्रोथ फर्म में होना तो इनका क्या कहना था जेम्स ई वॉल्टर का, कि जब कंपनी ग्रोथ फर्म की स्टेज पे होना तो फर्म को अपनी जो उसकी अर्निंग्स हैं उसको रिटेन करके रखना चाहिए, ना कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, रिटेन करके रखना चाहिए अपने पास। बिकॉज जब वो प्रॉफिट ग्रोथ की स्टेज में होती है ना तो उसके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करेगी तो उसको फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो इस केस में उसको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, खुद के पास रिटेन करके रखना चाहिए। फर्म शुड रिटेन इट्स अर्निंग बिकॉज फर्म हैव एम्पल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी प्रॉमिसिंग हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, जो कि उसको प्रॉमिस करेंगी कि आपको फ्यूचर में हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिक्लाइन फर्म। डिक्लाइन फर्म में क्या है कि उसकी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है बट उसको रिटर्न उतना आ नहीं रहा। उसने कंपनी में माल बनाने में पैसे तो ज़्यादा लगा दिए बट वो सामान बिका ही नहीं, तो उसको रिटर्न कुछ भी नहीं आई, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, फिर उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अगर ज़्यादा आ रही हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज़ कम आएंगी। दिस फर्म्स लैक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लैक मीन्स कमी, इस फर्म के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी आ जाती है, एंड देयरफॉर इट शुड डिस्ट्रीब्यूट। इस वजह से उसको उन्होंने जेम्स ई वॉल्टर ने क्या क्या है कि इसकी वजह से उसको उसके सारी जो अर्निंग्स हैं उसको रिटेन करने की बजाय उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स में, ठीक है। ये देखो क्या लिख रखा है, दिस फर्म लैक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड देयरफॉर इट शुड
डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स, उसको उसकी ऑल अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, सो दैट जो उसके इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स हैं वो उनको उस मनी को किसी ऐसी जगह में इन्वेस्ट करें जहाँ पे उन्हें बेटर रिटर्न मिले इन फ्यूचर में। ठीक है, कि जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं और इन्वेस्ट कर लें उस पैसे को, उनको इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए जब हमें पता है हमें रिटर्न में वो चीज़ नहीं आ रही। देन थर्ड है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल मतलब हमारा रिटर्न भी उतना ही आ रहा है जितनी हमने कैपिटल लगाई थी। इन दीज फर्म्स शेयर होल्डर्स आर इनडिफरेंट between retention and distribution of earning as the firm does not have the ability to earn huge profit in near future। इसमें क्या है कि कहा गया है चाहे फर्म रिटेन करके रखे, चाहे फर्म रिटेन करके रखे या चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर दे उसकी अर्निंग्स को। ठीक है, द फर्म डज नॉट हैव इफेक्ट, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसके मतलब कोई इज इक्वल है, मतलब सब कुछ बराबर पे चल रहा है कि एबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। डज नॉट हैव एबिलिटी टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट इन नियर फ्यूचर, कोई मतलब चांसेस नहीं है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे रिटेन कर ले चाहे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, देन अजम्पशंस हैं वॉल्टर मॉडल के ऊपर ही। द फर्म डज नॉट यूज़ डेट्स ऑफ इक्विटी फाइनेंस, जो फर्म है वो इक्विटी फाइनेंस के डेट्स को यूज़ नहीं कर सकती, ये अजम्पशंस हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म में इसको ही ऑपोजिट किया जाता है, इसका गलत ठहराया जाता है। ठीक है ना, वही होता है। अब यहाँ पे बोल रखा है द फर्म्स आर एंड के ई आर कॉन्स्टेंट। आर मतलब रिटर्न, के ई मतलब ये देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, याद रखना है, आर मतलब रिटर्न्स, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। यहाँ पे बोल रखे हैं दोनों कॉन्स्टेंट हैं, जब इसी के क्रिटिसिज्म आएंगे बोलेंगे कि ये गलत है अजम्पशन। ठीक है, अजम्पशंस को ही क्रिटिसिज्म में गलत ठहराया जाता है। देन थर्ड क्या बोला गया है, फर्म इधर इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट और रिटेन इट्स अर्निंग। फर्म चाहे तो उसको इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है, चाहे तो रिटेन भी करके रख सकती है। देयर इज़ नो चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई चेंज नहीं आता कि डिविडेंड किस अकॉर्डिंग डिविडेंड हो रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। दिस मॉडल बेस्ड ऑन, ये मॉडल किसके ऊपर बेस करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आर, हम पीछे सारा पढ़ के आए हैं आर और के ई के ऊपर, इसके दो ही मॉडल्स होंगे फिर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब के। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, पी इज इक्वल्स टू ओ डी प्लस आर ई प्लस डी के ई डिवाइड बाई की। यहाँ पे भी डिवाइड की के ई है और टोटल के डिवाइड में भी के ई ही है। ठीक है, पी से हमारा क्या है, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, डी से इनिशियल डिविडेंड पर शेयर, के ई से कॉस्ट है जो हमने पीछे की थी, आर से रिटर्न है बट इंटरनल रिटर्न। ठीक है, ई से अर्निंग पर शेयर है। उसके बाद हम इसकी क्रिटिसिज्म देखेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, इसको लर्न रखने की, आपको जैसे मर्जी रटना ही है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे आते हैं क्रिटिसिज्म। मैंने आपको बताया था अजम्पशंस को ये घुमा के बताते हैं। ठीक है, इट अज्यूम कॉन्स्टेंट रिटर्न विच कैन नो, इन्होंने क्या अज्यूम किया था कि कॉन्स्टेंट होती है हमारी रिटर्न। ठीक है, बट क्रिटिसिज्म में क्या बता रहे हैं, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये देखो ना, यहाँ पे इन्होंने बोला था ना द फर्म आर एंड के ई, रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कांस्टेंट बोला था। क्रिटिसिज्म में इन दोनों को अलग अलग पॉइंट बताए हुए हैं। इन्होंने बोला था इट अज्यूम कांस्टेंट रिटर्न, की रिटर्न कांस्टेंट है, बट वो कह रहा है कि विच कैन नॉट बी पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा था इट कंटेन कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इन्होंने कहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी कांस्टेंट है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली एज एवरी बिजनेस फेसिस अनसर्टेनिटीज़, क्योंकि हर बिजनेस को अनसर्टेनिटीज आती हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्रिटिसिज्म में उसी को गलत ठहरा देते हैं ये लोग। ठीक है, देन हमारा है गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल में क्या है, गॉर्डन्स आर्ग्यू फॉर द रेलेवेंस ऑफ डिसीजन डिविडेंड डिसीजन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फर्म। गॉर्डन आर्ग्यूड क्या कह रहे हैं, इसकी मतलब उन्होंने जो पीछे हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये वाले 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, इन्हीं के ऊपर उन्होंने मतलब आर्ग्यू किया है कि क्यों, मतलब कैसे है रेलेवेंस क्यों है। डिविडेंड डिसीजन को वैल्यूएशन ऑफ फर्म में बताया है। देखो कैसे, आर रिटर्न ज़्यादा है, कैपिटल कम है, रिटर्न इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज। इसमें क्या करते थे हम, शुड रिटेन दी अर्निंग्स, हमें अर्निंग्स को रिटेन करके रखना होता था। और जिसमें हमारी रिटर्न कम होती थी हम उसमें शुड पे 100% डिविडेंड पे कर देते थे। और जिसमें दोनों इक्वल होती थी
डिविडेंड डिसीजन विल नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म। जो डिविडेंड का डिसीजन होता था वो वैल्यू को इफेक्ट ही नहीं करता था। इसके ऊपर अजम्पशंस क्या है, ऑल इक्विटी फर्म्स होती थी इसमें, कॉर्पोरेट टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं करता था। आईआरआर मतलब आईआरआर वो है रिटर्न, हमारी रिटर्न को आईआरआर भी बोलते हैं। फिर से दिखा देती हूँ कहाँ पे गया, ये देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आईआरआर, ठीक है, इसको हम लोग आईआरआर भी बोलते हैं, ठीक है, आर को। और कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट है। रिटेंशन रेशो वंस डिसाइडेड रिमेन कांस्टेंट। जो रिटेंशन की रेशो है वो एक बार डिसाइड होगी तो उसके बाद कांस्टेंट होता है। जो ये सेकंड मॉडल है ना, इसके अंदर हमारा क्या इंक्लूड हुआ है, रिटेंशन रेशो। बाकी सब कुछ वही है, रिटेंशन रेशो ऐड हुई है। इसका फॉर्मूला देखो, पीओ फॉर्मूला तो भाई याद करना पड़ेगा, बस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ें डल रही थी उसमें एक चीज़ ऐड हुई है, आर मतलब रिटेंशन रेशो। इसको किस नाम से कंसीडर किया है इसमें, बी से। बाकी सब कुछ पुराना ही है, सिर्फ एक बी नया आया है, ठीक है। फॉर्मूला है POE1-B KEBR। ये सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ एक ऐड हुआ है रिटेंशन रेशो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड थ्योरी है हमारी इररेलेवेंस थ्योरी, MM मॉडल, मोदिंगलानी एंड मिलियन मॉडल। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इसको फटाफट से करेंगे देन हमारा टॉपिक ख़त्म। अकॉर्डिंग दिस डिविडेंड डिसीजन ऑफ फर्म इज इररेलेवेंट एट दिस डज नॉट अफेक्ट वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। डिविडेंड के डिसीजन से कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे, ठीक है। इररेलेवेंट है ना, इररेलेवेंट। इस मॉडल के अंदर क्या बताया गया है कि जो डिविडेंड के डिसीजन है उससे फर्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू है जो फर्म की, वो किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि अब देखो इसके डिसीजन से तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस ही बात है वो डिविडेंड के ऊपर तो डिपेंड करती नहीं है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है, नोट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी पे डिपेंड नहीं करती फर्म किस पे डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे, क्योंकि इससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर तो डिपेंड करती नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अजम्पशंस हैं, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होती है, इसमें कोई नो फ्लोटेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई फ्लोटेशन नहीं होती, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी टैक्सेस, इन पर कोई टैक्स नहीं लगता। देयर आर नो रिस्क और अनसर्टेनिटी फैक्टर, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, कोई अनसर्टेनिटीज नहीं होती, ठीक है। कैलकुलेटिंग प्रिवेलिंग MP ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। इसका फॉर्मूला क्या है, D1P1 1 + KE, ठीक है। इसमें देखो PO का मतलब क्या है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स क्या है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। D1 डिविडेंड रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो डिविडेंड रिसीव हुआ है। और P1 का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। फॉर्मूलेज आप जो भी करो आपको याद ही करने पड़ेंगे डियर, क्योंकि ये इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपको समझा दिए जाए, ठीक है। देन अब जो हमारा ये P1 है, इसको निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है P1, ठीक है। ये देखो P1 = P0 1 + KE - D1, ठीक है। फॉर्मूलाज याद करने हैं। इफ़ कंपनी नीड्स टू इशू फ्रेश शेयर्स, अगर कंपनी फ्रेश शेयर्स को इशू करना चाहती है इन ऑर्डर टू मीट इट्स इन्वेस्टमेंट नीड्स, कि अपनी इन्वेस्टमेंट की नीड्स को फुलफिल कर सके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर्स टू बी इशू करने के लिए 1 - E - ND1/P1। P मतलब प्राइस, I मतलब अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि रिक्वायर्ड है उनको, E मीन्स टोटल अर्निंग एंड ND टोटल डिविडेंड पे ड्यूरिंग पीरियड, जो टोटल डिविडेंड पे किया गया, ठीक है। अब हमने वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, NPO N + M P1 1 - E 1 + KE। इसमें एक नया ऐड हुआ है N, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसके भी क्रिटिसिज्म आएंगे जो, वो भी इसके अजम्पशंस पे ही होंगे। इट डज नॉट कंसीडर टैक्सेस, जो उन्होंने पीछे बताया था कि टैक्स को कंसीडर नहीं करते। फ्लोटिंग एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बट जो है फ्लोटेशन तो होती ही रहती है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसको गलत ठहराया है कि जो इन्होंने बोला था कि ये टैक्सेस को कंसीडर नहीं करते, गवर्नमेंट नो फ्लोटेशन नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बताया था,
ठीक है, तो उसी को इन्होंने गलत ठहराया है। ठीक है, इट डज़ नॉट कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़, इन्होंने बताया था कि रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ को भी कंसीडर नहीं करते, ये भी गलत बता दिया इन्होंने। इन्वेस्टर डू नॉट ऑलवेज बिहेव रैशनली, कि इन्होंने बताया था कि इन्वेस्टर हमेशा रैशनली बिहेव नहीं करता। ठीक है, बट वो कभी कभी रैशनली बिहेव भी कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर वीडियो। ठीक है, आई होप मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ बता देना। ये हमारा टॉपिक था आज का जो क्लियर है। ठीक है, बाय, सी यू।